यह वीडियो क्लास 10 के अर्थशास्त्र का है और इसमें हम बताने वाले हैं अध्याय 2 के बचे हुए प्रश्न संख्या 5 है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? ठीक है, उत्तर है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा होती है। छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। उत्तर, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ निम्नलिखित है। पहला, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। दूसरा, दोहरी गणना की संभावना। तीसरा, मूल्य के मापने में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। उत्तर, आय का गरीबी के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। आय बढ़ने से गरीबी कम होती है और आय घटने से गरीबी बढ़ती है। अच्छी आय वाले व्यक्ति अपनी जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं को काफ़ी सरल से पूर्ति कर लेते हैं, जबकि कम आय वाले व्यक्ति अपनी जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं आसानी से पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया? उत्तर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इस समिति ने अप्रैल 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें सन 1948 से 49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपये बताई गई तथा प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये बताई गई। अब है क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे। इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है? ठीक है, चलिए। उत्तर है, राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार, किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रति वर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसके बाद है प्रोफेसर पिगू के अनुसार, राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिसे मुद्रा के रूप में माप हो सकती है। प्रोफेसर फिशर के अनुसार, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। प्रोफेसर केन्स के अनुसार, राष्ट्रीय आय को भोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी Y = C+I, जहां Y राष्ट्रीय आय है और C है उपभोग व्यय और I है विनियोग। अब है राष्ट्रीय आय की गणना। चलिए, राष्ट्रीय आय की गणना की कुछ विधि है। तो इसका पहला विधि है राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। पहला है उत्पादन विधि। राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होता है।
इसलिए उसकी गणना यह उत्पादन के योग के द्वारा किया जाता है, तो उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। दूसरा, आय विधि। जब राष्ट्रों के व्यक्तियों के आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो उस गणना विधि को आय गणना विधि कहते हैं। दूसरा है व्यय विधि। प्राप्त की गई आय व्यक्ति अपने उपयोग के लिए व्यय भी करता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के माप से किया जाता है। राष्ट्रीय आय की मापने की इस प्रक्रिया को व्यय गणना विधि कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका आकलन निम्न प्रकार से की जाती है। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्यों से लगाया जाता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है तथा आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन भी राष्ट्रीय आय ही है। राष्ट्रीय आय बराबर हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी, और हो जाएगा जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय घटे मूल्यह्रास घटे अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। अब है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करें। उत्तर, किसी भी राष्ट्र की संपन्नता अथवा विपन्नता वहाँ के लोगों की आय के माध्यम से जाना जाता है। राष्ट्र के विकास के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वह उस राष्ट्र की सीमा क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों की उत्पादकता अथवा उनकी आय को बढ़ाने के माध्यम से की जाती है। वर्तमान युग में प्रत्येक देश अपने अपने तरीके से विकास की योजनाएं बनाती है, जिसका लक्ष्य राष्ट्र के उत्पाद साधनों की क्षमता को बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करना होता है। इसी तरह शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूंजी विनियोग के द्वारा रोजगार का सृजन किया जाता है, जिससे लोगों की आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास के लिए मुख्य रूप से उत्पाद तथा आय में वृद्धि की जाती है। वस्तुओं का अधिक उत्पादन तथा व्यक्तियों की आय अधिकतम होने पर ही हम राष्ट्र में उच्चतम आर्थिक विकास की स्थिति पर कर सकते हैं। बिना उत्पाद को बढ़ाए लोगों की आय में वृद्धि नहीं हो सकती और न ही आर्थिक विकास हो सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उत्तर, भारत में विभिन्न आर्थिक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि अनिवार्य है। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। लोगों के जीवन को खुशहाल तथा अपना जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि अवश्य की जानी चाहिए। भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर काफ़ी कम है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $720 था, जहां भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का लगभग 1/71 है। आज के आधुनिक युग में कृषि क्षेत्र में हुई सुधार, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अन्य क्षेत्रों में हो रहे गुणात्मक विकास के पश्चात लोगों की आय में वृद्धि होती है, जिसका देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय को प्रोत्साहन मिलता है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, वर्णन करें। उत्तर, हाँ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से इसका प्रभाव लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। राष्ट्रीय आय वास्तव में प्रति व्यक्ति आयों का योग है। प्रति व्यक्ति
आय में वृद्धि होने से रोजगार, उत्पादन, विकास को बढ़ावा मिलता है। यदि राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होती है तो लोगों के आर्थिक विकास में अवश्य वृद्धि होगी। निष्कर्ष, हम कह सकते हैं कि चंद परिस्थितियों को छोड़कर यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो समाज के आर्थिक विकास में भी वृद्धि होती है तथा प्रति व्यक्ति आय में कमी होने से समाज के आर्थिक विकास में कमी होती है। अगले वीडियो में आप लोग बताएंगे चैप्टर 3 मुद्रा बचत एवं साख, मनी सेविंग एंड क्रेडिट। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।